नमस्कार, एक बार फिर लखनऊ नामा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरा नाम श्वेता जायसवाल है। पिछली वीडियोज़ में हमने सिलेबस और बुक्स पर चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार आप जा करके देख लें। आज इस वीडियो से BA हिंदी NEP फर्स्ट सेमेस्टर का पहला लेक्चर शुरू होगा। आज हम फर्स्ट पेपर के पहली यूनिट के 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक। सबसे पहले हम परिचय पे आते हैं, इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि साहित्य से आप क्या समझते हैं, साहित्य की क्या परिभाषा है। साहित्य की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे आचार्यों ने, रचनाकारों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। यहाँ पर हम कुछ मुख्य परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट के अनुसार साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। उसके बाद लगभग बालकृष्ण भट्ट के 15 साल बाद महावीर प्रसाद जी अपनी डेफिनेशन देते हैं कि साहित्य ज्ञान राशि का समुचित प्रतिबिंब है। साहित्य ज्ञान राशि का समुचित प्रतिबिंब है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आ जाते हैं और वो बालकृष्ण भट्ट जी की और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की दोनों की डेफिनेशन को आपस में जोड़ देते हैं और कहते हैं कि साहित्य हृदय, मन एवं मस्तिष्क की अभिव्यक्ति है। व्यक्ति पहले अनुभव करता है, उसके बाद उसे अभिव्यक्त करता है। अनुभूति देन अभिव्यक्ति। वही शुक्ल जी कहते हैं कि साहित्य हृदय, मन एवं मस्तिष्क की अभिव्यक्ति है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इतिहास। इतिहास से आप क्या समझते हैं, इतिहास की क्या परिभाषा है। इतिहास शब्द इति प्लस हास से मिलकर बना है। इति का अर्थ होता है ऐसा और हास का अर्थ होता है था। अर्थात इतिहास शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु एवं घटना के उद्भव से लेकर के विकास तक की पूरी कहानी बताता चला जाता है। फिर आते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद कर लें। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब चित्तवृत्ति से आप क्या समझते हैं। चित्तवृत्ति का मतलब होता है हमारे मन की भावनाएं, हमारे मन की भावनाएं। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। अब आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। मतलब कि जनता की जो मन की भावनाओं में जैसे जैसे परिवर्तन होता चला जाता है वैसे वैसे साहित्य में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो ये चित्रवृत्तियाँ कैसी हो सकती हैं, ये चित्रवृत्तियाँ बहुत ही सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांप्रदायिक हो जा सकती हैं, ठीक है। और इन्हीं के आधार पर हमारा साहित्य आगे परिवर्तन करता चला जाता है। उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक पे, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। अब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से आप क्या समझते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक इतिहास के नाम पर जो भी ग्रंथ लिखे गए अब तक, वही हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो सबसे पहले गारसा द तासी ने एक ग्रंथ लिखा, इस्तत्वार द ला लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी। गारसे द तासी ने फ्रांसीसी में सर्वप्रथम यह इतिहास लिखा, इस्तत्वार द ला लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी। उसके बाद पंडित महेश दत्त शुक्ल जी आ जाते हैं और इन्होंने अपना इतिहास दिया, भाषा काव्य संग्रह। उसके बाद आते हैं शिव सिंह सेंगर, इन्होंने शिव सिंह सरोज नाम से अपना इतिहास दिया। फिर आते हैं डॉक्टर सर जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने 1888 में अंग्रेजी भाषा में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से अपना इतिहास दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम इतिहास का गौरव भी इसे प्राप्त है। साथ ही इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। डॉक्टर सर जॉर्ज ग्रियर्सन का ये जो इतिहास है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु 3 बंधु होते हैं, 3 भाई होते हैं।
गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन तीनों ने मिल करके एक ग्रंथ दिया जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। उसके बाद इसी श्रृंखला में आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका ग्रंथ सबसे ज़्यादा मेन ग्रंथ इन्हीं का माना जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, उसके बाद आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। फिर आते हैं राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। उसके बाद नागरी प्रचारणी सभा देती है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। फिर आ जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र, इनका इतिहास का भी नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। उसके बाद आते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनके इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत। फिर आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसी श्रृंखला में बहुत से लोग आते जाते हैं, अपना इतिहास देते जाते हैं, ये मेन है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रथम इकाई की दूसरी टॉपिक पर। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक है हमारा काल विभाजन एवं नामकरण। ठीक है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। हिंदी साहित्य का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने इसे तीन भागों में बांटा है। सबसे पहले आदिकाल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। ठीक है, फिर इन्होंने मध्यकाल को दो भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। ठीक, इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा, साथ ही आधुनिक काल को गद्यकाल कहा। आदिकाल का समय है 1050 से 1375 विक्रम संवत। ठीक है, और भक्तिकाल का समय है 1375 से 1700 विक्रम संवत। उसी तरह रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत और गद्यकाल या आधुनिक काल का समय है 1900 से अब तक। ठीक है, तो विक्रम संवत से आप क्या समझते हैं? जैसे कि ईस्वी तो आप समझ जाते हैं, अब विक्रम संवत से ईस्वी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? विक्रम संवत से ईस्वी निकालने के लिए आप विक्रम संवत को 57 से माइनस कर देंगे तो आपका ईस्वी निकल के आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे आदिकाल की प्रवृत्तियाँ और नामकरण पर चर्चा होगी। इस वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पहले हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, फिर आगे की टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।